आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक जब होता है मीन्स चार्जेस वेयर एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में है तो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहला फॉर्मूला इसमें है Q इक्वल टू एन ई। एन क्या है? 1 2 3 सो ऑन सो। ये क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो उसका चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो उसका चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो निगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और ई हो गया चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। दूसरा है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2, ये देखो Q1 Q2, तो Q1 Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है? F। तो Q1 से Q2 का पोजीशन वेक्टर R है। तो कूलम्ब्स लॉ कहता है F इक्वल टू वेक्टर में K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R कैप यूनिट वेक्टर हो गया, K Q1 Q2 यूनिट वेक्टर का वैल्यू R वेक्टर अपॉन मॉड R, तो ये एक R, तो ये हो गया R क्यूब का मॉड, या R वेक्टर इसके मॉड का क्यूब, एक ही बात है। अब आ जाओ तीसरा, यदि इसको स्पेस में ले लें 2D या फिर 3D में, XY प्लेन में ले लो या फिर XYZ में ले लो दोनों चार्ज को, तो ये R वेक्टर को समझना है बस, और कुछ नहीं। Q1 Q2, ये देखो Q1 Q2 पे जो फोर्स आया तो ये हो गया R वेक्टर, ये हो गया फोर्स। यहाँ भी देख लो Q1 Q2 से जब मिलाएंगे तो ये हो गया R वेक्टर। Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है वो है F वेक्टर। तो इस R वेक्टर का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ये R1 और ये R2। यहाँ देखो Q1 के लिए R1 और Q2 के लिए R2, तो R वेक्टर होता है R2 माइनस R1। तो यहाँ कितना आ गया कूलम्ब्स लॉ इस केस में? F वेक्टर K Q1 Q2 R के जगह R2 माइनस R1 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के डिफरेंस का क्यूब, उसके मॉड का क्यूब। फोर्थ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण, किसके कारण? पॉइंट चार्ज। ये होता है K। अब ध्यान से समझना, इसी से निकल जाएगा। Q1 के रीजन से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E आया ड्यू टू Q1, है ना। इस फील्ड में ये Q2 चार्ज है, इस फील्ड में Q2 चार्ज है, तो फोर्स कितना लगेगा उस पर? F2 जो लगेगा Q2 E लगेगा, वेक्टर में देख लो। तो E की वैल्यू F अपॉन Q2, तो यही है कि Q1 R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर के मॉड का, क्योंकि Q2 से डिवाइड करेंगे तो Q2 कैंसिल, और इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो क्या आ जाएगा? K Q1 R वेक्टर अपॉन R के मॉड का क्यूब, और इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो क्या आ जाएगा? K Q1 अपॉन R स्क्वायर, R का कैप। एक ही है सब फॉर्मूला, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए तो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के कारण कितना होगा। तो रिंग का डायग्राम बनाते हैं पहले। ये हो गया रिंग, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्यूब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस है R, और इसका एक्सिस पे x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सेंटर से x डिस्टेंस पे। तो इसका एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका स्मॉल एलिमेंट लेंगे यहाँ पे dq, इसका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल कर देगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल बच जाएगा ई एक्सिस। ये एंगल थीटा मान लो, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो कितना हो गया ई रिंग? इंटीग्रेशन 2e cos थीटा। कितना हो गया? इंटीग्रेशन
टू ई का वैल्यू के डी क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस कितना है, ये आर डिस्टेंस है मान लो, तो आर का स्क्वायर कितना हो गया, आर स्क्वायर कैपिटल प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर हट गया, और कॉस थीटा का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस एक्स अपॉन, और इस आर की वैल्यू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये वाला कंपोनेंट तो यहाँ से यहाँ आएगा नीचे एलिमेंट, तो ये एलिमेंट नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो हाफ रिंग तक ही करना है अपने को। तो हाफ रिंग में कितना चार्ज, Q/2, तो 0 से Q/2 तक इसको इंटीग्रेट करो, तो ये आ जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये हो गया ई रिंग इसके एक्सिस पे। अब यदि सेंटर पे निकाले तो सेंटर पे 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 0 है, 0 मल्टीप्लाई इन क्वांटिटी 0 हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क का निकालते हैं, ये कितना आएगा, एक डिस्क बनाओ, इसके एक्सिस पे x डिस्टेंस पे लेना है, इसका रेडियस कितना है r, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, पूरे डिस्क पे चार्ज है, तो इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा ले लेते हैं, ये क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया है ना, इसका रेडियस r है, तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, दोनों का कंपोनेंट वर्टिकल कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्सिस पे बचेगा। इसमें क्या करना है, एक रिंग मानना है एलिमेंटल, और इस रिंग को 0 से r तक इंटीग्रेट कर देना है, तो निकल जाएगा। तो फॉर्मूला कितना आएगा वो देख लो, 2e रिंग है ना, रिंग का जो एक्सिस पे आता है, और इसको जब इंटीग्रेट कर लोगे तो आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। लाइन चार्ज कैसा होता है, लाइन चार्ज कहने का मतलब इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ये क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक रॉड है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, एक पॉइंट है जो इससे r डिस्टेंस पे है, तो इसमें क्या करना है, इसका दोनों एंड, ऊपर का एंड और नीचे का एंड मिला दो, तो नीचे का एंड जो मिल रहा है तो ये θ1 एंगल बना रहा है, ऊपर का एंड जो मिल रहा है ना, इस पे ये 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, तो ये θ2 एंगल बना रहा है। तो इसमें दो कंपोनेंट होगा, एक होगा EX और दूसरा होगा EY, जो कि एंगल अलग अलग है ना, इस बात को ध्यान देना, एंगल दोनों सेम होगा तो EY 0 हो जाएगा, लेकिन X कंपोनेंट फिर भी रहेगा। तो E लाइन चार्ज इसका X कंपोनेंट लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और साइन θ1 प्लस साइन θ2, और E लाइन चार्ज का Y कंपोनेंट लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये आ गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, लेकिन ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग होना चाहिए, बहुत लंबा। इन्फाइनाइटली लॉन्ग कहने का मतलब क्या है, ये जो लाइन चार्ज है ये ऊपर भी इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी, तो इस केस में जो r डिस्टेंस पे जो एंगल बनेगा ऊपर, तो ये θ2 जो है टेंस टू 90 डिग्री हो जाएगा, और ये θ1 जो है टेंस टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन θ1 प्लस साइन θ2 1 + 1 2, और नीचे 4 था तो कैंसिल होके 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ जाएगा। तो ये देखो r के साथ E का जो ग्राफ है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा ऐसा,
क्योंकि ई प्रोपोर्शन टू 1/r। जितना पॉइंट नज़दीक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा, जितना पॉइंट दूर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम, लेकिन ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग होना चाहिए तब। अब θ1 θ2 का वैल्यू जैसा कंडीशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग डाल करके वैल्यू निकाल लेना है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट है इसमें। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो सबसे पहला इसमें इनसाइड है ना, इनसाइड कितना होगा, एक आएगा ऑन द सरफेस, एक आएगा आउट ऑफ सरफेस। तो इसका पहले डायग्राम बना ले। ये स्फीयर है, इसका चार्ज कितना है, Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर। कंडक्टिंग स्फीयर है, R रेडियस है, और इसके अंदर कोई पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट स्मॉल r रेडियस है, ये हो गया इनसाइड। तो यहाँ पे होगा कि कैपिटल Q स्मॉल r अपॉन r का क्यूब। और जब ये सरफेस पे एक पॉइंट ले लिए तो ऑन सरफेस है ना, तो यहाँ पे स्मॉल r तो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, सरफेस पे कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। सेकेंड सरफेस पर के कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। और तीसरा आउटसाइड स्फीयर। तो आउटसाइड मीन्स स्फीयर के बाहर ले लो एक पॉइंट, यहाँ पे मान लो। तो ये देखो, ये स्मॉल r जो है इस केस में ग्रेटर देन हो गया कैपिटल R से, तो आउटसाइड पे कितना हो जाएगा, के कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। इसका मतलब ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। यदि पॉइंट चार्ज Q इसके सेंटर पे रख दें तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही इस स्फीयर के कारण है। इसका ग्राफ यदि ड्रॉ करें डिस्टेंस के साथ E का, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ E प्रोपोर्शन टू R है, तो y = mx, स्ट्रेट लाइन ऐसा जाएगा। ये तो फिर कांस्टेंट हो गया, यानी कैपिटल R तक स्ट्रेट लाइन। उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का, तो ग्राफ यहाँ से ऐसे नीचे जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल दो अपोजिट चार्ज होगा, प्लस और माइनस, सेम मैग्नीट्यूड का, और दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत ही कम होगा, मान लो 12 है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P वेक्टर जो होता है Q × 12 होता है। और P कैप, ये P कैप यूनिट वेक्टर जो है ये निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा डायरेक्शन इसका। P का मॉड लेंगे तो ये होगा Q × 12। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ये कितना होगा। सबसे पहले एक डाइपोल बनाओ, ये हो गया -Q चार्ज, ये हो गया +Q चार्ज। दोनों के बीच के डिस्टेंस को 12 बोल दिए। ये कोई पॉइंट है P, इसका ये सेंटर होगा डाइपोल का, तो यहाँ से ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस भी L है, ये सेंटर है इसका। डाइपोल मोमेंट वेक्टर निगेटिव टू पॉजिटिव P कैप, और इस सेंटर से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर R है, यानी डिस्टेंस R है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E ऐसे जाएगा, है ना। ये हो गया रेडियल, इसके रेडियस के अलॉन्ग। एक होगा यहाँ पे टेंजेंशियल या ट्रांसवर्सल E θ, है ना, और ये है E रेडियल। तो दोनों का जो कंपोनेंट है, वेक्टर प्रोग्राम बनाओ, ये हो गया यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो इसी E को यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल मोमेंट के साथ ये जो पोजीशन वेक्टर है ये एंगल बना रहा है θ, तो ये एंगल ही बन जाएगा यहाँ पे θ। तो डाइपोल मोमेंट का यहाँ पे एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। अब देखो इसका फॉर्मूला आ गया K P/R3। P के जगह
Q इंटू 2L है ना, √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसमें केस आ जाएगा, यदि थीटा 0 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री मीन्स एक्सियल पोजीशन, ई डायपोल के एक्सिस पे कितना हो जाएगा, K 2p/r³। और यदि वेक्टर में लेंगे तो जो P वेक्टर का डायरेक्शन है P कैप का, वही डायरेक्शन आएगा। और मॉड में सिर्फ यही वैल्यू हो गया। सेकेंड, थीटा 90 डिग्री है तो इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ई डायपोल है ना, 90 डिग्री लिख दो यहाँ पे बस, आर जब 90 डिग्री है तो cos 90 तो 0 हो जाएगा, तो K p/r³ हो गया। और इसका डायरेक्शन डायपोल के अपोजिट होगा तो -p कैप लेना, मैग्नीट्यूड में ये हो गया, और डायरेक्शन लेंगे तो डायपोल मोमेंट वेक्टर के अपोजिट में। और यहाँ पे देख लो, ये डायपोल मोमेंट के वेक्टर के अलोंग होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है डायपोल के कारण, और इसका डायरेक्शन यदि ले tan अल्फा, सॉरी यहाँ थीटा, ये थीटा नहीं होगा, ये अल्फा होगा। तो tan अल्फा जो होगा ये आता है tan θ/2। इस बात को अच्छे से दिमाग में रखना, यानी अल्फा इक्वल टू क्या निकल जाएगा यहाँ से, tan इनवर्स tan θ/2। θ/2 नहीं है, tan θ/2। नेक्स्ट देखो, डायपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देना है, एक्सटर्नल फील्ड है ये E, एक्सटर्नल फील्ड ये E है। इस फील्ड में डायपोल को रखना है तो क्या होगा, वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, डायपोल का सेंटर है -q + q। तो पॉजिटिव एंड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग फोर्स लगेगा F+, निगेटिव पे F-। तो दोनों फोर्स पैरेलल है और देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या करेगा, कपल प्रोड्यूस करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा। तो टॉर्क ऑन डायपोल ये होता है वेक्टर में P×E। अब यहाँ देखो, ये डायपोल मोमेंट वेक्टर माइनस से प्लस की ओर P वेक्टर है, और ये E है, ये P वेक्टर है और ये E वेक्टर है, एंगल थीटा है, तो ये हो गया PE sin थीटा मैग्नीट्यूड में। थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, ओनली PE। नेक्स्ट आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। डायपोल में कितना एनर्जी स्टोर होगा, तो -P.E मीन्स -PE cos थीटा, ये एनर्जी स्टोर होगा। अब एक इसमें कॉन्सेप्ट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसमें डायपोल दो पोजीशन से हो सकता है, ये देखना ध्यान से। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग P है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक P जो है अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये अपोजिट है और ये अलोंग द P है। तो इसमें दो पोजीशन आता है, इस पोजीशन को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और इस पोजीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि जब इस पोजीशन से इसको थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट करेंगे, ये देख लो, मान लो थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ये आने का कोशिश करेगा। दोनों साइड में कैसे भी कर ले, है ना, ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। लेकिन इस केस में क्या है, इसको डिफ्लेक्ट करेंगे यदि, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है,
तो देखो माइनस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, प्लस पे अलॉन्ग फोर्स लग जाएगा। तो अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि ये रोटेट कर जाएगा यहाँ और वापस इस पोजीशन पे शिफ्ट कर जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम पे। तो ये इस समय बस इक्विलिब्रियम में है, क्यों? क्योंकि टोटल फोर्स जीरो है, टॉर्क जीरो है अभी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किए तो फोर्स तो जीरो हो गया लेकिन टॉर्क जीरो नहीं हुआ। इस केस में टॉर्क जीरो नहीं है लेकिन फोर्स ज़ीरो है। फोर्स इक्वल टू, तो लीनियर इक्विलिब्रियम है बट रोटेशन इक्विलिब्रियम नहीं है, और इस केस में लीनियर इक्विलिब्रियम भी और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम और यह है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सॉलिड एंगल। सॉलिड ये क्या होता है, ध्यान से समझना। ये चार्ज है, ये कोई एरिया है, तो चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होता है पॉजिटिव से। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है इस सरफेस से होकर जाएगा तो फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो नहीं जाएगा वो फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं सॉलिड एंगल। इसका एरिया मान लो डेल्टा एस है, करना कुछ भी नहीं, इसका दोनों एंड को इस चार्ज पार्टिकल से मिला देना है ऐसा। तो ये जो सर्कुलर एंगल बना ये सॉलिड एंगल है ओमेगा, ऐसा ओम जैसा लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे अब ये सरफेस है तो एरिया तो हमेशा सरफेस पे नॉर्मल रहेगा डेल्टा एस, और इस चार्ज से इस पॉइंट पे निकालेंगे तो ये एंगल थीटा बन गया। तो एरिया का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में डेल्टा एस कॉस थीटा है, और यहाँ से इसका जो ये पॉइंट है ना, ये डिस्टेंस होता है r, ये डिस्टेंस है r। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है डेल्टा एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट है गॉसेस लॉ। ये क्या कहता है, एक क्लोज सरफेस बनाना है, क्लोज सरफेस। ये इमेजिनरी सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस होता है। इसके अंदर जो चार्ज है ये फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए बाहर जो चार्ज है इसको कंसीडर नहीं करना है, इस बात को बस दिमाग में रखना है। और इस सरफेस के अंदर कोई छोटा सा एरिया है, तो इस चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक, बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस करेगा, ये देख लो ऐसा। तो ये नंबर ऑफ लाइन जो है वही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो ये जो छोटा एरिया बन रहा है ये एरिया वेक्टर ds ऐसा है, और ये इस पे नॉर्मल जो है एरिया पे है ना, ये है ई वेक्टर, इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये है एंगल थीटा। तो गॉसेस लॉ कहता है इंटीग्रेशन माने टोटल, क्लोज सरफेस के लिए ऐसे राउंड देना है, ई डॉट डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया इज इक्वल टू, इसके अंदर कौन सा चार्ज है सरफेस के अंदर, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है गॉसेस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये जो है चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस है ना। इस सरफेस को क्लोज सरफेस है, इसी को बोलते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट। ये होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। शीट कैसा होगा, ये इन्फाइनेटली लॉन्ग शीट है, बहुत बड़ा है, इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और कुछ दूरी पे इससे r डिस्टेंस पे, तो r से इंडिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, पॉजिटिव है तो दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, निगेटिव है तो पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड।
पॉजिटिव रहेगा तो दूर, नेगेटिव रहेगा तो टुवर्ड्स आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट। प्लेट के लिए होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लेट में थिकनेस होता है, ये भी इन्फिनिटली लॉन्ग प्लेट है ऐसा, तो ये कोई पॉइंट है बाहर, चार्ज डेंसिटी इसका भी वही है सिग्मा, है ना। तो आर डिस्टेंस पे ले ले, तो इसके लिए भी आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आर से इंडिपेंडेंट है, मीन्स कांस्टेंट है। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल, स्फेरिकल शेल। शेल कैसा होगा? शेल मीन्स अंदर में जो हॉलो होता है, रेडियस इसका आर है, सरफेस पे चार्ज क्यू है, क्यू चार्ज है, रेडियस आर है। तो इस पे दो होगा, पहला एक इनसाइड, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। दूसरा होगा सरफेस पे, सरफेस पे के क्यू अपॉन कैपिटल आर, माने रेडियस का स्क्वायर, जो ये आर है। और तीसरा हो जाएगा पॉइंट आउटसाइड, तो आउटसाइड पे होता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर, ये पॉइंट आउटसाइड है जो स्मॉल आर डिस्टेंस पे। सरफेस पे स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, और अंदर में ये स्मॉल आर, तो अंदर में ज़ीरो होगा, सरफेस पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सरफेस के बाहर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा देखो, आर के साथ शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो ज़ीरो आ जाएगा, और जैसे ही ये आर पे आएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया, और आर जब बड़ा हो जाएगा रेडियस से तो ऐसा आएगा। ये हो गया इसका ग्राफ। नेक्स्ट है अब इलेक्ट्रिक वर्क देखते हैं, वर्क डन। तो एक चार्ज है कैपिटल क्यू, स्मॉल चार्ज है स्मॉल क्यू, ये पहले r1 डिस्टेंस पे है, और यहाँ से इसको मूव करा दिए, तो इसका डिस्टेंस हो गया r2। तो कितना वर्क हुआ? तो सबसे पहले एक छोटा सा इसका डिस्प्लेसमेंट dr लेंगे, और ये जब r डिस्टेंस पे है तो वर्क डन जो निकलेगा w इंटीग्रेशन r1 से r2 तक, और f डॉट dr, फोर्स क्या लग रहा है इसका, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर फोर्स है, dr थीटा यहाँ पे 0 डिग्री एंगल हो गया, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है dr, इंटीग्रेशन r1 से r2। तो ये वर्क डन निकल गया के क्यू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये वर्क डन हो गया। तो अब पोटेंशियल एनर्जी यदि निकालना हुआ तो वर्क क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण है, कोलम्बियन फोर्स, तो ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए U2 माइनस U1 चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है निगेटिव वर्क डन, है ना। ये हो गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा U को लिख दिए माइनस W, मीन्स के क्यू 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, ये हो गया चेंज इन एनर्जी। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, के यू हो जाएगा Q1 Q2 बाई R। ये देखो दो चार्ज है Q1, एक है Q2, दोनों के बीच डिस्टेंस है R। तो जितना चार्ज रहेगा उसका सारा कॉम्बिनेशन निकालेंगे। यदि दो से ज़्यादा चार्ज है, सपोज 1 2 3 चार्ज है, Q1 Q2 Q3, है ना, इसका नाम दे दें A B C। तो U ये आ गया 3 चार्ज सिस्टम के लिए, 3 चार्ज सिस्टम।
कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है Q1 Q2 का, के Q1 Q2 का एक कॉम्बिनेशन, दोनों के बीच का डिस्टेंस AB प्लस दूसरा कॉम्बिनेशन Q1 का Q3 के साथ Q1 Q3 अपॉन AC, तीसरा कॉम्बिनेशन Q2 Q3 के साथ Q2 Q3 अपॉन BC। तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेना है चार्ज का जब भी पोटेंशियल एनर्जी का टर्म लिखना रहेगा। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज चार्ज Q है, ये स्मॉल q चार्ज है, ये R1 पे है और यहाँ से इसको मूव करा दिए R2 पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 जो होगा ये U2 माइनस U1 अपॉन जिस चार्ज को मूव कराएं उससे डिवाइड करना है Q से, तो कितना हो गया K Q 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। अब यदि R1 इन्फिनिटी ले लें तो V कितना हो जाएगा K Q अपॉन R और R2 की वैल्यू R ले लो, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये हो गया पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट देखो पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। मान लो बहुत सारा चार्ज है Q1 Q2 Q3 सो ऑन सो Qn, ये पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो Q1 से कितना डिस्टेंस है R1, Q2 से R2, Q3 से R3, Qn से Rn। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर तो है नहीं, तो इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया K Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस सो ऑन सो Qn अपॉन Rn। कहने का मतलब सिग्मा K QI अपॉन RI, I इक्वल टू 1 to N, ये हो गया टोटल पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट आ गया रिंग के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V रिंग। तो पहले रिंग का डायग्राम बनाते हैं। ये रिंग है, इस पे चार्ज प्लस Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस इसका R है, सेंटर से x डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो रिंग से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। ये R रूट अंडर कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, तो इसी से रिलेटेड आएगा। ये हो गया K Q अपॉन R, K Q अपॉन रूट अंडर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। फिर आएगा डिस्क के कारण V डिस्क। अब देखो डिस्क कैसा होगा, यह है डिस्क, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, रेडियस है R और सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, है ना। अब ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन का जरूरत होता नहीं है, तो इसका फॉर्मूला आ गया डिस्क के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शेल। शेल के लिए क्या होगा K Q अपॉन R। शेल में क्या है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा अप टू रेडियस R तक। और ये हो गया इनसाइड और सरफेस पे भी, लेकिन आउटसाइड क्या हो जाएगा, आउटसाइड K Q अपॉन स्मॉल r।
बाहर का कोई पॉइंट है, ये r डिस्टेंस पे है, तो बाहर के पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज की तरह वर्कआउट करेगा KQ/r। तो इसका फॉर्म डायग्राम हम यदि ग्राफ ड्रॉ करें r के साथ v का, तब देखो ये कांस्टेंट है तो ऐसा आ गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है ऐसा आ गया, डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या है। सपोज दैट कैपिटल Q चार्ज है या स्मॉल q चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो समझने का कोशिश करना, यहाँ पे कैपिटल Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इस फील्ड में स्मॉल q चार्ज है, तो फोर्स कितना लग गया, स्मॉल q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये r डिस्टेंस पे है तो फोर्स लग गया, फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लॉन्ग लगेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स लग गया। तो फोर्स लग गया तो इसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा dr, ये देखो dr, तो वर्क डन क्या निकल जाएगा F.dr इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ना, ये वर्क डन हो गया। तो यहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल रिलेशन निकाल रहे हैं। तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू है इज इक्वल टू माइनस F.dr का इंटीग्रेशन माइनस QE.dr का इंटीग्रेशन। अब इस Q से इधर डिवाइड कर दो तो डेल्टा U/Q जो हो गया ये हो गया माइनस E.dr। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, ये क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो यही हो गया dV इक्वल टू माइनस E.dr। यदि टोटल की बात करें तो दोनों साइड इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E.dr। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इसको वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ये देखो ये डॉट प्रोडक्ट है, E भी वेक्टर dr भी वेक्टर, तो ये है स्केलर क्वांटिटी, तो डॉट प्रोडक्ट है AB cos थीटा विच इज स्केलर, तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ से यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हुआ, सपोज दैट E निकालना हुआ, तो ये इंटीग्रेशन हटेगा तो इधर आएगा तो क्या होगा डेरिवेटिव चलेगा, तो उसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलेंगे, डेल V अपॉन डेल R, और माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। इसको बोलते हैं निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और इसमें कोई भी दो पॉइंट ले लो A और B ऐसा, तो माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये निगेटिव साइन है कि E जो है इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, मीन्स पोटेंशियल एट B इज लेस देन पोटेंशियल एट A। ये हाई पोटेंशियल है, हाई, और ये लो पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की ओर जाएगा। अब यदि हम एक्सिस की बात कर लें, एक्स एक्सिस में लें, तो ये माइनस डेल V और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, वाई जेड कॉन्स्टेंट आएगा। उसी तरह ई वाई लें तो माइनस डेल V y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, x और z कांस्टेंट काम आएगा, ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का साइन है। ई जेड लें माइनस डेल V अपॉन डेल z, यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, मतलब z वेरिएबल है और x और y कांस्टेंट का काम कर रहा है यहाँ पे, तो इसको लिख ही देते हैं। यहाँ पे y z कांस्टेंट है, यहाँ पे x z कांस्टेंट है, और यहाँ पे x y कांस्टेंट का काम कर रहा है, मतलब x का डिफ्रेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में 0, यहाँ पे z का डिफ्रेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 0,
यहाँ पे आएगा y और z का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0। चलो नेक्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। पहले एक डाइपोल बना लेते हैं। ये माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है, ये पॉइंट है P, डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे है, माइनस Q प्लस Q 2L डिस्टेंस है। तो देखो डाइपोल मोमेंट वेक्टर ये है P और ये है पोजीशन वेक्टर इसका r वेक्टर, डिस्टेंस है r तो वेक्टर हो जाएगा r। तो इस पॉइंट पे और डाइपोल के साथ कितना बना रहा है एंगल थीटा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है v इक्वल टू k p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो k p डॉट r कैप लिख सकते हैं, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर r कैप अपॉन r स्क्वायर। और यदि r वेक्टर के टर्म में लिखें तो k p डॉट r वेक्टर, ये r कैप है तो r अपॉन मॉड r और ये r स्क्वायर तो हो गया r क्यू नीचे आ गया। अब ये तीनों फार्मूला एक ही है। थीटा यदि 0 डिग्री हो जाए तो v इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर, थीटा 90 डिग्री हो जाए तो v इक्वल टू 0। ये हो गया एक्सियल पोजीशन पे, ये हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये हो गया एनी पॉइंट पर, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में जब यूनिट वेक्टर आर कैप है, और ये हो गया जब वेक्टर आर लेंगे तो उस केस में हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये क्या होता है, इसका तो नाम से ही पता लग रहा है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इक्वल डिस्टेंस पे पोटेंशियल इक्वल होगा। ये देख लो, इसमें किसी भी पॉइंट पे जाएंगे तो पोटेंशियल V1 R1 रेडियस पे है, ये R2 रेडियस पे है, पोटेंशियल हो जाएगा V2। तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। तो इसमें किसी भी पॉइंट A से B में जाएंगे तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा 0। तो कोई चार्ज पार्टिकल Q है, उसको A से किसी भी रास्ते से B पे ले जाएं तो वर्क डन A से B जाने में कितना हो जाएगा, चार्ज इंटू VB माइनस VA 0 हो जाएगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल पे चल रहा है। तो इक्विपोटेंशियल कहने का मतलब उस पर किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वाट एवर भी पाथ, इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, एनी पाथ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाए तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दूसरी खास बात क्या है, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ। इस टेंजेंट पे जो 90 डिग्री होगा वही होगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये E है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पे। तो V क्या होता है, प्रोपोर्शन टू 1/r होता है। R इंक्रीजेस, V डिक्रीजेस। तो E का डायरेक्शन किधर होता है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल के साइड। तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल क्या है, इसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा है तो ये पोटेंशियल कम है, ये पोटेंशियल ज़्यादा है। तो ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। तो इसीलिए पॉजिटिव से दूर जाता है। और जब निगेटिव चार्ज ले तब देखो यहाँ पे क्या है, ये R1 और ये है R2। तो V1 जो है ये छोटा है V2 से, क्योंकि निगेटिव में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस पर यदि टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस पर 90 डिग्री, देखो टूवर्ड्स हो गया है ना। किसी भी पॉइंट पे इस पॉइंट पे ले लो तो टूवर्ड्स आएगा, हाइयर से लोअर की ओर। तो निगेटिव में टर्मिनेट होगा, पॉजिटिव में ओरिजिनेट होगा। चलो नेक्स्ट है अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
ये क्या होता है, ये दो प्लेट का कॉम्बिनेशन है। एक है पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा है निगेटिव प्लेट माइनस क्यू चार्ज है माइनस क्यू, और दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन है डी, और बीच में अभी एयर भरा हुआ है, एयर फील्ड कैपेसिटर है। तो सबसे पहले इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है कि नहीं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, है ना। ये पॉइंट चार्ज की तरह नहीं है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये गॉसेस लॉ से आएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच में है ना, ये V प्लस ये V माइनस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V जो हो गया वो E इंटू सेपरेशन ऑफ दोनों प्लेट इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और कैपेसिटी जो होता है C वो होता है Q अपॉन V, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, ये कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर होता है। तो ये कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, दिस इज कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब दोनों प्लेट के बीच में एयर है। नेक्स्ट देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक, मतलब इसके दोनों प्लेट के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल लगा दिए, इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के ले लिए, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना के। तो पॉजिटिव प्लेट के साइड जो है तो इसके सरफेस पे माइनस चार्ज डेवलप करेगा, ये देखो ये इंड्यूस चार्ज होता है क्यूपी माइनस क्यूपी, और निगेटिव प्लेट के साइड क्या आ जाएगा प्लस क्यूपी, इंड्यूस चार्ज होता है ये, सरफेस पे आएगा, डाइपोल के सरफेस पे आएगा, डाइपोल के अंदर नहीं रहेगा, सॉरी ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर नहीं रहेगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के सरफेस पे आएगा। पॉजिटिव प्लेट के साइड नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव प्लेट के साइड पॉजिटिव चार्ज, तो इसके कारण से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर ये पोलराइज्ड हो गया चार्ज, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा ड्यू टू पोलराइजेशन EP, और इसका ओरिजिनल जो फील्ड था वो था कितना E नॉट, तो रिजल्टेंट फील्ड क्या बच गया E, तो ये जो रिजल्टेंट फील्ड बचा E, ये क्या होगा, जो इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड था उससे k टाइम्स कम, E नॉट बाई के, मीन्स Q नॉट अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, ये आ गया। और इसी के अकॉर्डिंग अब पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, ये होता है ED, Q नॉट डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और नीचे डिवीजन हो जाएगा k से। अब कैपेसिटी इसका कितना आ जाएगा विथ डाइलेक्ट्रिक, तो ये आ जाएगा Q नॉट अपॉन V, मीन्स k टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन D मीन्स k टाइम्स C नॉट, तो कैपेसिटी क्या हो गया k टाइम्स राइज कर गया, कैपेसिटी राइज कर गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा k टाइम्स, देख लो, और कैपेसिटी k टाइम्स राइज कर गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्स बिटवीन प्लेट्स, फोर्स बिटवीन प्लेट्स। तो इसमें दो केस आता है, एक जब एयर फील्ड कैपेसिटर है, पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, सेपरेशन D है, और दूसरा जब दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा दिए, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या होता है, कैपेसिटी तो k टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड k टाइम्स डिक्रीज करेगा, और फोर्स भी k टाइम डिक्रीज कर जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, A एरिया ऑफ प्लेट है। तो ये फोर्स जो होता है अट्रैक्टिव होता है, मीन्स पॉजिटिव प्लेट निगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है F4 से, तो निगेटिव भी पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है F4 से। के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने से क्या हो जाएगा, ये एयर में हो गया और ये किसी मीडियम में, तो Q स्क्वायर अपॉन 2k एप्सिलॉन नॉट A, ये भी अट्रैक्टिव होगा। तो k टाइम्स फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट है
एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इस कैपेसिटर में कितना एनर्जी होगा, U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, या हाफ CV स्क्वायर, या हाफ QV। देखो Q इक्वल टू CV कैपेसिटर के लिए याद रखना, तो Q के जगह रख दिए C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, तो एक C कैंसिल, तो 1/2 CV स्क्वायर। अब C के जगह रख दिए Q अपॉन V, तो एक V कैंसिल, तो हाफ QV हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, ये स्मॉल u होता है, ये होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, मीन्स यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी उसके अंदर स्टोर है। तो इसकी वैल्यू होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो ये क्या बताता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, क्योंकि ये तो एयर है। मान लो ये प्लेट यहाँ रहता है तो एनर्जी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इस प्लेट को यहाँ से यहाँ लाए तो वर्क डन करना पड़ गया, तो उस वर्क डन के कारण इसके अंदर एनर्जी आया, वो एनर्जी तो ये है। इसी एनर्जी का डिवाइडेड बाय, और इसका जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर आ जाएगा। ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब लास्ट पॉइंट देख लो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पहला है सीरीज। सीरीज क्या होगा, कैपेसिटर का ये देखो पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट, फिर ये पहले प्लेट का पॉजिटिव निगेटिव, तो फिर यहाँ दूसरे प्लेट का पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर तीसरे प्लेट का पॉजिटिव फिर उसका निगेटिव, और ये आकर के यहाँ बैटरी से जुड़ जाएगा, और यहाँ एक की लगा देंगे। तो की जब क्लोज होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q। सीरीज में चार्ज सेम होगा प्लेट पे, प्लस माइनस। ये हो गया कैपेसिटी इसका C1, C2, C3, बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। V1 इसका आ जाएगा V2, इसका आएगा V3, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होगा, पॉजिटिव प्लेट सबका एक जगह और निगेटिव प्लेट एक जगह, ऐसा। ये देखो 3 कैपेसिटर है, सबका पॉजिटिव एक जगह और सबका निगेटिव एक एंड पे, और इसको एक बैटरी से जोड़ दिए, एक स्विच से लगा दिए। स्विच जब क्लोज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V है बैटरी का, है ना, तो इस पे चार्ज अलग अलग आ जाएगा। इस पे चार्ज Q1 माइनस Q1, यहाँ चार्ज प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3, बट पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम है V, पोटेंशियल डिफरेंस V आएगा। तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q क्या है, बैटरी जो चार्ज टोटल दे रहा है Q, ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा, Q1 Q2 Q3, तो जितना पार्ट रहेगा उतने में डिवाइड होगा। तो यहाँ आता है C इक्वलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। और एक और इसमें है किरचॉफ्स लॉ के साथ जो है व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज को भी ये फॉलो करता है। ये देखो जो रिलेशन करंट में है सेम रिलेशन यहाँ भी है। सपोज ये C1 C2 C3 C4, ये कोई भी C है, तो इस केस में यदि C1/C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4 है, तो ये बैलेंस है, तो बीच वाले को हटा देना है। तो C1 C3 सीरीज, C2 C4 सीरीज, और ये दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में, फिर आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया थ्रू आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट।